नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले और आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। भारी बारिश की वजह से मधुबनी में कमला नदी पूरे उफान पर है। जल संसाधन विभाग के मुताबिक जयनगर में कमला नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हालात को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। तटबंधों की लगातार निगरानी की जा रही है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम ने अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की और सभी तैयारियां पूरी होने का दावा किया है। उधर जयनगर प्रखंड के प्रमुख ने कहा कि प्रशासन के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों और युवाओं की टीम फ्लड फाइटिंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए इस वक्त, जहां पर पहली तस्वीर उफान पर कमला नदी जो लगातार दूसरे इलाकों में अपना पैर पसारती हुई धीरे धीरे जलस्तर बढ़ता जाता हुआ और खतरे के निशान से अब ऊपर बहती हुई। स्थानीय प्रशासन इसे लेकर अब अलर्ट मोड पर। हमारे चेयरमैन साहब, प्रमुख साहब, वार्ड पार्षद को बुलाया गया था ताकि वहाँ उनका अपना जो लोकल समस्या है कि कहाँ बाढ़ का समस्या है, क्या वर्षा का जल जमाव का समस्या है, उसका समीक्षा किया जा सके और उस पर उनसे सलाह लेकर के उस पर यथाशीघ्र कार्रवाई किया जा सके ताकि बाढ़ के समय होने वाली क्षति को कम किया जा सके। प्रशासन अलर्ट है, तैयार है। अब जब ढूंढेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो रात में हो दिन में हो पहुंच जाएंगे, क्योंकि पूरी एडमिनिस्ट्रेशन की टीम लगी हुई है इसमें और साथ में जितने भी जनप्रतिनिधि वो भी लगे हुए हैं। अभी हम आए हैं इस्लामपुर में, स्थिति देख ही रहे हैं। एसडीओ मैम को भी हमने उनको खबर कर दिया है कि स्थिति ऐसा बना हुआ है। उन्होंने अभी जो भी शेल्टर बनेंगे शरण लेने के लिए लोगों का, वो सारा लिस्ट मेरे पास आ चुका है। लोगों को हम बता देंगे कि अगर जरूरत पड़ने पर कहाँ जाना है, कैसे करना है, क्या करना है। वाल्मीकिनगर बराज से 2 दिन पहले करीब 2.5 लाख क्यूसेक पानी को डिस्चार्ज किया गया था। वो पानी अब गोपालगंज पहुंचने लगा है और इससे गोपालगंज सदर प्रखंड के करीब 1 दर्जन गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। सड़कों पर कई फीट तक पानी बह रहा है। देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं और इससे निचले इलाकों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। हालात के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मुकेश कुमार। वाल्मीकिनगर बराज से 2 दिन पहले जो पानी छोड़ा गया था वो पानी अब गोपालगंज पहुंचने लगा है और आप देखें कि जिन इलाकों में गंडक का पानी जो कम हो गया था और पानी लगभग खत्म हो गया था, उन इलाकों में लगातार फिर पानी बढ़ने लगा है। अभी हम सदर प्रखंड के मंगुराहा के पास हैं और देखें यहाँ पर कि सड़कों पर पानी किस कदर बढ़ रहा है। पानी में बहाव भी है और उसकी वजह से सड़कें जो जगह जगह टूट गई हैं और जो कुछ गाँव के लोग हैं वो लोग अपनी गाड़ियों को भी धो रहे हैं। यहाँ पर देखें गाँव से कुछ लोग बाहर निकल के आ रहे हैं, सामान है अपना जो लेके आ रहे हैं, उससे कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि वो कहाँ से आ रहे हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं अभी? जागरी टोला से। तो ये सामान लेके कहाँ जाएंगे अब आप? वहाँ जाएंगे बाना पर। तो पानी बढ़ा हुआ है? हाँ, पानी बढ़ रहा है। पानी बढ़ रहा लगातार। तो आपके परिवार के जो लोग हैं वो लोग कहाँ चले गए? अभी गांव में ही है कि बाहर आ गए हैं? वहीं है, बांध पे आ गए हैं सब लोग। क्या नाम है आपका? रामराज राम। ठीक है, कहाँ से आ रहे हैं रामराज जी? जागरी टोला से। तो ये रामराज जी हैं और ये जागरी टोला गाँव से आ रहे हैं। उनका कहना है कि जो लगातार पानी है वो बढ़ रहा है और पानी बढ़ने की वजह से जो घर के जो सदस्य हैं उन लोगों को पहले ही तटबंधों पर भेज दिया गया था और अब वे खुद अपना सामान लेकर के पैदल आ रहे हैं। तो देखिए आप यहाँ पर के जो लोग हैं हाथों में चप्पल लेकर के और अपने कपड़ों को ऊपर उठा करके पानी में चलने के लिए मजबूर हैं। तो गंडक का जलस्तर बढ़ने की वजह से जो सदर प्रखंड का जो निचला इलाका है वो बाढ़ से प्रभावित हुआ है और यही वजह है कि गोपालगंज में एक बार फिर जो बाढ़ की जो आशंका वो मंडाने लगी है और जो ग्रामीण है वो दहशत के साये में जीने को विवश है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। वैशाली के भगवानपुर इलाके में भारी बारिश की वजह से इस बार धान की खेती पर संकट के बादल छा गए हैं। सैकड़ों एकड़ में खेती वाली जमीन पानी में डूब चुकी है। ये तस्वीर आपके सामने, जहां पर सैकड़ों एकड़ की ये खेत जो है वो पानी से लबालब भर चुकी है। यानी इन खेतों में जो किसानी की गई थी, जो बिचड़े डाले गए थे, वो धान की फसल डूब चुकी है। किसान परेशान है। खेतों में जल जमाव की वजह से खेती का पानी यहाँ पर अब खेती कर पाना बेहद मुश्किल है। वहीं मक्के समेत कई फसलें जो हैं वो बर्बाद हो चुकी हैं और ऐसे में किसानों पर दोहरी मार पड़ी है। किसानों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। बारिश का पानी से पूरा जैसे बहाव है, जो बिच्चा उच्चा हम लोग गिरा है वो भी दह गया, खीरा कद्दुआ लौका रोपे सब दह गया। जितना कम से कम पूरा 100 बीघा से ऊपर में मक्का था सब दह गया। किसान गजेंद्र राय बताते हैं कि भारी बारिश और जल जमाव की वजह से खेतों में लगी सैकड़ों बीघा खेत की फसलें जो हैं वो बर्बाद हो चुकी हैं।
तो किसान रंजीत राय ने भी कहा कि इस बार धान की खेती की तैयारी उन्होंने जबरदस्त तरीके से की थी, लेकिन जल जमाव की वजह से ये नहीं हो पाएगा और ऐसे में सरकार को किसानों को मुआवजा देना चाहिए। मूंग था, माने तिलहन फसल था, तिल वगैरह सारा दह गया। किसान को हजारों एकड़ नुकसान है फसल। कम से कम इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और हर किसान को कम से कम 25,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा मिलना चाहिए। बिहार में नेपाल से सटे जिलों में बाढ़ ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। कई नदियां उफान पर हैं और तेज कटाव से कई गांवों पर खतरा मंडरा रहा है। कई जगहों पर लोग अपना आशियाना छोड़ सुरक्षित ठिकानों का रुख करने लगे हैं। वहीं कई गांवों का संपर्क प्रखंड मुख्यालय से टूट चुका है। कहीं कमर तक डूबे पानी में रहने को मजबूर, कहीं डूबते आशियाने को छोड़ जिंदगी बचाने की जद्दोजहद, कहीं उफनती नदियों के कटाव से दहशत में लोग, तो कहीं मदद की बाट चुभती निगाहें। हर साल की तरह इस साल भी इन तस्वीरों के जरिए बिहार में बाढ़ ने दस्तक दे दी है। अररिया के सिकटी प्रखंड की नूना नदी में आई बाढ़ ने तबाही मचा दी है। सिकटी प्रखंड के कचना वार्ड नंबर 4 में लोग कमर तक पानी में रहने को मजबूर हैं। लोगों के घर डूबे हुए हैं और प्रखंड मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। बेतिया के बड़का चौमुखा गांव में गंडक की उफनती धारा और तेज कटाव से लोगों की रातों की नींद उड़ गई है और लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। दियारा के कई गांव विलीन हो चुके हैं, जबकि करीब 4 दर्जन गांवों पर अब भी कटाव का खतरा मंडरा रहा है। यह रोड जो है अगर कट जाता है तो ग्राम पंचायत राज चौमुखा के साथ साथ बहुत से सारे ऐसे गांव हैं, जरलपुर, मंगलपुर, डीही, ढबेलवा, मदारपुर, सारी आबादी इसके चपेट में आ जाएगी। बहुत ही बड़ा तबाही हो जाएगा। बेतिया के मझौलिया प्रखंड में नदियों का उफान कहर बनकर बरपा है। हरपुर गढ़वा पंचायत के बाथना गांव में करीब 2 दर्जन परिवारों ने अपना बसा बसाया घर छोड़ दिया है। घर हमनी के पानी में पड़ गइल बा। बाल बच्चा लेके हमनी के मजबूरी में हमनी के अब खड़ा बानी सन। अब जहाँ शरण मिली तहाँ हमनी के अब जहाँ ऊंचुआ जगह अब जहाँ लौकी तहाँ आदमी जाए या ना लौकी तो मुसीबत में तक बढ़ले बानी सन। पूर्णिया के 22 अनुमंडल में कनकई, परमान और महानंदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। जलस्तर बढ़ते ही भीषण कटाव की शुरुआत हो गई है। कटाव के कारण लोग अपना आशियाना तोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर बढ़ रहे हैं। पानी जो बढ़ता है तो मतलब इतना मतलब तूफान से करता है, तेज कटाव होता है कि मतलब कि आदमी जो है भागना मुश्किल रहता है। इसलिए कम्युनिकेशन यहाँ नहीं रहने की वजह से पहले जो है यहाँ पर आदमी जो है सुरक्षित जगह पहुँच जाते हैं। नेपाल के तराई इलाकों में भी भारी बारिश के बाद कोसी नदी का जलस्तर फिर बढ़ने लगा है। कोसी का जलस्तर बढ़ने के बाद 2,33,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। इधर कोसी का जलस्तर बढ़ने के बाद नदी के आसपास के इलाकों में डर का माहौल है। हालांकि सदर एसडीओ ने नदी के पूर्वी तटबंध के बैरिया बांध पर बाढ़ राहत स्थल का जायजा लिया। लेकिन ये तस्वीरें एक बार फिर बिहार के कई जिलों में मझधार में फंसती जिंदगी की तस्दीक कर रही है। अररिया से सतीश, बेतिया से प्रफुल्ल, पूर्णिया से कुमार प्रवीण और सुपौल से अमित झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो पूर्वी चंपारण में लगातार 3 दिनों से बारिश हो रही है और इस वजह से बूढ़ी गंडक नदी के साथ उसकी सहायक नदियां भी उफान पर हैं, जिससे सुगौली और बंजरिया प्रखंड एक बार फिर से बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। क्षेत्रों में पानी काफी तेजी से फैल रहा है। सड़कों पर पानी के तेज बहाव की वजह से सड़क संपर्क भंग हो चुका है। कई लोगों ने अपना घर बार छोड़कर ऊंचे स्थानों पर शरण ले रखी है। पूरा जो है इधर पानी से डूब चुका है। ये झीली गांव है और यहाँ पे लगभग फसल सभी खेत में मतलब लग चुका था। ये पानी का ना सब नुकसान हो जाएगा, मतलब पूरा इसमें गल ही जाएगा। कितने एकड़ में यहाँ पे फसल लगा? लगभग ये इधर पचपकड़ी और भंडार को जितना भी छोटे छोटे गाँव सभी को इधर नुकसान होगा। लगभग सबको नुकसान होना, सभी गाँव का फसल क्षति हो जाएगा। अभी जो हम लोग खड़ा है अभी पदमगेर रोड पे है। हाई स्कूल से जो रोड निकलता है यहाँ पर पानी जो है लगभग 1-1.5 घंटा से कंटिन्यू बढ़ रहा है। इधर जितना फसल सब है सब जो है सब बर्बाद हो गया है।
दानापुर के दीघा सूर नहर के दोनों किनारे झोपड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है। लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है और इसके बाद इन्होंने यहां अस्थायी निवास बना लिया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। जो लोग यहां पर रह रहे हैं, बांस और फोम के सहारे इस पार से उस पार तक यातायात कह लीजिए, इनके आवागमन का साधन कह लीजिए, यही है और इसी के सहारे ये इस पार से उस पार जाते हैं, जो बेहद खतरनाक है। इनका कहना है कि नहर के किनारे इनकी झोपड़ी ये कहकर हटा दी गई कि उन्हें मकान दिया जाएगा, लेकिन आज तक मकान का इंतजार ही बाकी है। हम मौजूद हैं रामजी चक दीघा नहर पे। आप देख सकते हैं कि ये नहर पे बस्ती बसी हुई है और इन लोगों को आशियाना नहीं है, इस वजह से यहाँ पर आशियाना बसाए हुए हैं और आने जाने के लिए नाव बनाए हुए हैं, एक चाली बनाए हुए हैं, उसके सहारे आते जाते हैं। आप देख सकते हैं एक छोटा बच्चा जो है इस चाली के सहारे कुछ लोगों को उधर छोड़कर फिर जो है उस चाली को इधर ला रहा है। इतनी ज़िंदगी इन लोगों को हिसाब से चलना पड़ता है कि थोड़ी सी गलती हो जाए तो नहर में बच्चे डूब भी सकते हैं। काफ़ी खतरनाक होता है दिन रात जो है काटना, क्योंकि जो है इन लोगों को अपना आशियाना नहीं है, जबकि सरकार गरीबों को आशियाना देने की बात करती है। लेकिन ये देख लीजिए नहर के बीच में आशियाना बसा हुआ है और क्या स्थिति है इन्हीं लोगों से जानते हैं कि किस तरह से घर है अपना। नहीं घर सर। कहाँ घर बसाई हैं? अब यही नहीं रहते हैं, पानी उनी नहीं रहते हैं। आज पानी पड़ता है तो चिमकी उमकी तान के ओढ़ के रहते हैं। आप उठते हैं रहते हैं। कैसे आप आते जाते? कैसे आते जाते हैं? वही से आते जाते हैं। रोड पर से पानी आने जाते हैं, पिए लगी आने जाते हैं। रोड पर पानी पड़ता है तब फिर रोड पर लेकर नहीं पानी आने जाते हैं। तब ऐसे भूखे प्यासे रहते हैं, पानी ने क्या करेंगे। मुश्किल इतना ही नहीं होता है कि हम लोग को पानी जब बरसती है तो हम लोग के अंदर पानी आती है तो आने जाने का रास्ता ही ब्रेक हो जाती है। और दूसरे में सर कि पानी लाते लाते हम लोग आदमी थक जाता है। जब पानी बरसती है तो नीचे उतरने के लिए हम लोग सोचते हैं। पर जो है आशियाना बनाए हुए हैं ये लोग, इसी में ये रहते हैं, जबकि जो है सरकार इन लोगों को आशियाना देने की बात भी करते हैं, लेकिन आशियाना इनके पास नहीं है। ऐसे में इन लोग गरीबों को आशियाना मिलना चाहिए और ताकि ये ऐसी जिल्लत भरी ज़िंदगी से उबर सकें और मुख्य धारा से जुड़ सकें। दानापुर के दीघा से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। और बड़ी खबर इस वक्त दरभंगा ब्लास्ट से जुड़ी हुई सामने आ रही है। कफिल को आज रिमांड पर एनआईए की टीम जो है वो लेने वाली है। कफिल को रिमांड पर एनआईए की टीम की तरफ से लिया जाएगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त दरभंगा ब्लास्ट मामले से जुड़ी हुई। पटना बेऊर जेल से रिमांड पर ले जाएगी एनआईए की टीम। कल कफिल का 6 दिनों का रिमांड जो है वो मिला था और ब्लास्ट से जुड़ी साजिश पर कफिल से पूछताछ जो है वो बेहद महत्वपूर्ण और अहम हो जाती है। दिल्ली एनआईए मुख्यालय में भी आज 2 आरोपियों से पूछताछ होनी है, जिनमें इमरान और नासिर से एनआईए की टीम ये पूछताछ करती हुई नजर आएगी। तो देखिए एनआईए रिमांड पर कैसे इन लोगों से पूछताछ होगी। इमरान और नासिर से दिल्ली में पूछताछ होगी, जबकि कफिल से पटना में पूछताछ होनी है। दरभंगा पार्सल बम ब्लास्ट मामले में यूपी के कैराना से गिरफ्तार मास्टरमाइंड सलीम और कफिल को पटना के इसी बेऊर जेल में रखा गया है। सलीम की तबीयत बिगड़ी हुई है, लिहाजा उसे बेऊर जेल के हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। जो सोर्सेज हैं उन्होंने जानकारी दी है कि कल रात में जो सलीम है उसका यूरिन डिस्चार्ज करवाया बेऊर जेल के डॉक्टरों ने और फिलहाल उसकी तबीयत स्थिर बनी हुई है। जहां तक कफिल की बात है तो उसे गोलघर सेल में रखा गया है और सेल में ही टेररिस्ट को रखा जाता है। हैदराबाद से भी जो दोनों भाई गिरफ्तार किए गए थे उन्हें भी बेऊर जेल के गोलघर सेल में ही रखा गया था। और आज जानकारी मिली है कि एनआईए की टीम बेऊर जेल पहुंचेगी और जो सोर्सेज है वो बता रहे हैं कि 9:30 से 10 का वो वक्त होगा जब एनआईए की टीम बेऊर जेल पहुंचेगी और उसके बाद कफिल को यहां से रिमांड पर ले जाएगी। दूसरी तरफ जो दोनों भाई हैदराबाद से गिरफ्तार किए गए थे उनको लेकर एनआईए की टीम दिल्ली पहुंच चुकी है और एनआईए की जांच प्रक्रिया इसी तरीके से होती है। चूंकि इनकी गिरफ्तारी हुई और एनआईए कोर्ट पटना में है तो उनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया और अब इस पूरे मामले में इंट्रोगेशन के अलावा एनआईए की टीम इन दोनों एक्यूज्डों को लेकर कई जगहों पर भी जा सकती है। इसके पहले भी जो एनआईए की कार्य पद्धति रही है उसके अनुसार एनआईए की टीम उन जगहों पर भी जाती है
जहां इंट्रोगेशन के दौरान जो बातें निकल कर आती हैं उन जगहों के बारे में, वहां जो एक्यूज्ड हैं उनके साथ एनआईए की टीम पहुंचती है और अपने तरीके से पूरे मामले की छानबीन करती है। कैमरा पर्सन मनी जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। तो दरभंगा ब्लास्ट की साजिश रचने वाले अब एनआईए के हत्थे चढ़ चुके हैं और उम्मीद है कि जल्द पूरा सच सबके सामने होगा। 2 दिनों में 4 संदिग्धों में से 3 की रिमांड मिल चुकी है, लेकिन सलीम जो कि सबसे बड़ा साजिश करता है, बीमार होने की वजह से उसकी रिमांड अभी तक हासिल नहीं हुई है। वहीं पूछताछ के पहले दिन एनआईए के सामने नासिर ने जो खुलासे किए वो होश उड़ाने वाले हैं। बुजुर्ग सा दिखने वाला, गमछे से चेहरा छुपाता ये शख्स कोई मामूली नहीं है, बल्कि ये वो शख्स है जिसने हजारों लोगों की जान लेने की साजिश रची थी, जिसे अंजाम तक पहुंचाने में कैराना से गिरफ्तार कफील और हैदराबाद से गिरफ्तार नासिर और इमरान ने मदद की थी। लेकिन एक चूक ने नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया और एनआईए के हत्थे चढ़ गए ये 4 गुनाहगार। नासिर और इमरान के बाद संदिग्ध आतंकी सलीम और कफील को एनआईए कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कफील को 6 दिनों के लिए रिमांड पर भेज दिया गया, जबकि सलीम को बीमारी की वजह से रिमांड नहीं मिल सकी। उसे फिलहाल जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया गया है। इमरान और नासिर को एनआईए ने आज से रिमांड पर ले लिया है। कफील और सलीम की पेशी आज एनआईए कोर्ट में हो गई। पेशी के दौरान एनआईए के वकील ने इन दोनों को रिमांड पर देने की मांग जो है वो न्यायाधीश के समक्ष रखा, लेकिन न्यायाधीश ने सिर्फ कफील को 6 दिनों के लिए रिमांड पे एनआईए को सुपुर्द किया। जबकि बात सलीम की करें तो सलीम जो है वो मेडिकली तौर पे अभी फिट नहीं है। इसकी वजह से जो है वो सलीम को बेऊर जेल न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। नासिर से पूछताछ में जो खुलासा हुआ है वो होश उड़ाने वाला है। एनआईए के हत्थे चढ़े नासिर ने पूछताछ में ये खुलासा किया है। सिकंदराबाद दरभंगा ट्रेन में बड़े धमाके की साजिश थी। पूरे ट्रेन को उड़ाने की साजिश रची गई थी। नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड से बम बनाया गया था। दोनों केमिकल के बीच एक पेपर रखना था। हार्डबोर्ड की वजह से दोनों केमिकल के मिलने में देर हो गई। देरी की वजह से चलती ट्रेन में ब्लास्ट नहीं हो सका। बम को काजीपेट में ब्लास्ट होना था। प्लान के तहत काजीपेट और रामागुंडम स्टेशन के बीच धमाके की साजिश थी। दरभंगा ब्लास्ट के 16 दिनों बाद ये तो साफ हो चुका है कि धमाके की मंशा क्या थी और उसका रिमोट पाकिस्तान में था। लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि अभी और कितने आतंकी पाकिस्तान जा चुके हैं और कितने चेहरे ऐसे हैं जो लश्कर के संपर्क में हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ संजय कुमार की रिपोर्ट। खबर आरा से, जहां आज मॉर्निंग वॉक पर निकले बालू कारोबारी को गोलियों से भून दिया गया। बताया जा रहा है कि बाइक सवार अपराधियों ने युवक का पीछा किया और गोलियों की बौछार युवक पर कर दी। लोग उसे अस्पताल की ओर लेकर भागे, लेकिन रास्ते में ही युवक ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि कारोबारी को काफी करीब से 5 गोलियां मारी गईं। एक गोली दाईं और कनपट्टी में, जबकि दूसरी गोली बाईं ओर सीने में लगी और ऐसे ही 5 गोलियां उसके शरीर में दागी गईं, जो कि अपराधी घात लगाकर बैठे हुए थे। जो जानकारी इस वक्त सामने आती हुई घटना से पूरे इलाके में सनसनी मच गई है। युवक पेशे से बालू कारोबारी है और ठेकेदारी का काम भी करता था। घटना की सूचना मिलते ही टाउन थाना इंचार्ज शंभू कुमार भगत पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की छानबीन में जुट गए हैं। ये कहां से आ रहे थे? टहल के आ रहे थे हम लोग, तो देखने के लिए आए तो मतलब जब गिरा था पल्सर वाला 3 गो भाग गया था, उसी समय में हम लोग देखे तो अपना उठा के। क्या काम करते हैं? व्यवसायी हैं। क्या ठेकेदार के काम कराते हैं। पहले से कोई मैंने दुश्मनी तो ना, ऐसा दुश्मनी कहाँ कोई बात।
झारखंड में नक्सली अब बुलेट छोड़ साइबर अपराध की दुनिया में बड़ा खेल करने में जुटे हुए हैं। यह सनसनीखेज खुलासा डराने वाला है, क्योंकि ये ऐसे ठग हैं जिनके ठिकाने सुदूर और घोर नक्सल प्रभावित इलाकों में हैं। झारखंड में नक्सलियों का नया खेल। बुलेट छोड़ साइबर क्राइम की दुनिया में नक्सली। लाल आतंक का हाईटेक जुगाड़। झारखंड में नक्सली अब साइबर क्राइम की दुनिया में पांव पसारने लगे हैं। कोरोना काल में निर्माण से जुड़े विकास के काम कम हो रहे हैं। ऐसे में लेवी वसूलने वाले नक्सलियों की आर्थिक रूप से कमर टूट चुकी है। हाल के दिनों में कुछ नक्सली संगठनों ने अफीम के काले कारोबार को अपनी कमाई का जरिया बना लिया, लेकिन जब पुलिस ने उस पर प्रहार करना शुरू किया तो नक्सलियों ने कमाई का नया जरिया साइबर क्राइम को बना लिया है। तो निश्चित रूप से नक्सली संगठनों के लिए एक सर्वाइवल की लड़ाई है और हम लोग भी अपना जो अभियान का कार्य है वो पूरी तेजी के साथ कर रहे हैं। इस दौरान कई सारे ऐसे लोग पकड़े भी गए हैं जो कि उनके बीच में कुरियर का काम कर रहे थे, तो इसमें हमारा काम चल रहा है। नक्सली अपने युवा विंग को साइबर क्राइम की दुनिया के माहिर खिलाड़ी होने के लिए जामताड़ा भेज रहे हैं। मामले का खुलासा तब हुआ जब बिहार के रहने वाले एक व्यक्ति से ठगी की सूचना पर साइबर सेल ने तफ्तीश शुरू की। जांच में ठगी में इस्तेमाल सिम का लोकेशन गिरिडीह के नक्सल प्रभावित इलाके में मिला। मामले में बिहार पुलिस ने झारखंड पुलिस से भी संपर्क साधा। जैसा कि जो साइबर क्राइम का जो मिनेस है उसके लिए पुलिस लगातार काम कर रही है। साइबर सेल्स कार्यरत है और साइबर थाने जहां जहां कार्यरत है और हर एक जो इम्पोर्टेंट जो हॉटस्पॉट है वहां पे भी डीएसपी जो है वो स्पेसिफिकली इसी काम के लिए डिप्यूट भी किए गए हैं। पुलिस भले ही नक्सलियों के इस नए कारनामे पर खुलकर कुछ नहीं बोल पा रही हो, लेकिन साइबर सेल की जांच टीम को मिले क्लू से तस्वीर काफी हद तक साफ होती नजर आ रही है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट। हाजीपुर में 5 जुलाई को आयोजित रामविलास पासवान की जयंती को लेकर एलजेपी के चिराग गुट और पारस गुट के बीच पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। दोनों गुटों के समर्थक शहर में अलग अलग पोस्टर लगा रहे हैं। पारस गुट के समर्थकों ने जो पोस्टर लगाए हैं उसमें चिराग पासवान का फोटो नहीं लगाया गया है, जबकि चिराग पासवान के समर्थकों की तरफ से जो पोस्टर लगाए गए हाजीपुर के सांसद पशुपति कुमार पारस का फोटो से गायब है। इस तरह पोस्टर वॉर के जरिए एलजेपी के दोनों गुटों के कार्यकर्ता आमने सामने नजर आते हैं। पारस गुट जयंती मनाने की अपील कर रहा है तो चिराग गुट आशीर्वाद यात्रा को सफल बनाने में सहयोग की अपील कर रहा है। लोजपा में टूट नहीं हुई है। लोजपा में एक की संवैधानिक प्रक्रिया की तरह 5 एमपी मिल करके श्री पशुपति कुमार पारस जी को सदन का नेता माना गया है। चिराग पासवान जी के जो रामविलास पासवान जी के अनुयायी है वह चिराग पासवान जी के साथ है और चिराग पासवान जी के फोटो के साथ कार्यकर्ता लोग अपना भी लगा है, नेता लोग का लगा हुआ है। आप किसके साथ हैं? हम लोग तो चिराग रामविलास पासवान जी के संसद प्रतिनिधि रहे, अभी तक रहे, दोबारा रहे, तो आप लोग तो जग जाहिर बात है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए।